आप सभी कैसे हैं बेटा? सभी के पास ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है मेरा? यस सर, क्लियर। ओके, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहां तक फार्मूला पढ़ लिया था बेटा? कल हमने कहां तक फार्मूला पढ़ लिए थे? रिप्लाई सब प्रॉफिट तक, प्रॉफिट तक कर लिया। प्रॉफिट वाले तक, प्रॉफिट के फॉर्मूला, प्रॉफिट के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फार्मूला तक पढ़ लिया था। हाँ सर। नंबर ऑफ फार्मूला कितने हो गए थे? 11। 9 9 तो सर। कितने नंबर ऑफ फार्मूला हो गए थे बेटा? बता नहीं है तो सही सर। एमओएस गया था हाँ, सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक हो गया था। सर 9 हो गए थे। 9 हो गए थे। जी सर 11 हो गए थे। 11 हो गए थे बेटा। 11 मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दोनों फार्मूला ऐड करने के बाद शायद 11 फार्मूलाज हो गए थे। यस सर। ठीक है, हो सकता है। फार्मूला नंबर 12। फार्मूला नंबर 12 बेटा, हमने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लिखा था। उस फार्मूला को हमने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्रॉफिट का फार्मूला लिखा था। प्रॉफिट का फार्मूला लिखा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ठीक है, यही वाला फार्मूला लिखा था लास्ट, या फिर लिखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, ये भी प्रॉफिट, लास्ट यही दोनों फार्मूला लिखे थे। एक बार जल्दी से कंफर्म करें बेटा। यस सर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 12। 12 नंबर का फार्मूला आपका आता है बेटा इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? वैसे तो इस फॉर्मूला को हम एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे डिटेल से, जब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके लिए प्रॉपर्ली अलग से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जब कोई भी दो ऑप्शन, आपके सामने किसी काम को करने के दो ऑप्शन हो और दोनों का आउटकम सेम आ रहा हो, मतलब दोनों ही ऑप्शन में आपकी कॉस्ट सेम आ रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑप्शन ए चूज कीजिए चाहे आप ऑप्शन बी चूज कीजिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी दोनों की कॉस्ट क्या आएगी? सेम आएगी। दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट। तो इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट। दोनों ऑप्शन की फिक्स कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दोनों ऑप्शन की फिक्स कॉस्ट में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो जो लेवल आएगा उस लेवल को बोलेंगे इंडिफरेंस पॉइंट। क्लियर? इसके लिए हम पर्टिकुलरली दो क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम इसको समझेंगे, ठीक है? अलग से दो क्वेश्चन आएंगे आपके पास। डन?
फॉर्मूला नंबर 13। नेक्स्ट फॉर्मूला, बेटा ये सारे फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमारे किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आएंगे। फॉर्मूला नंबर 13 नंबर का फॉर्मूला आपको क्या कहता है? शट डाउन पॉइंट। ये भी आप एक क्वेश्चन से समझेंगे। शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है कि वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे बिजनेस को कंटिन्यू रखने से, जिस पॉइंट पे बिजनेस को कंटिन्यू रखने से ज्यादा बेटर है कि आप बिजनेस को बंद कर दो। आप बिजनेस को बंद करके बिजनेस को कंटिन्यू रखने से ज्यादा पैसे कमाओगे। तो जब बिना बिजनेस किए ही हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है साहब अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अवॉइडेबल मतलब बिजनेस को बंद करके कितनी फिक्स कॉस्ट बचाई जा सकती है। बेटा फिक्स कॉस्ट वो वाला पैसा होता है, फिक्स कॉस्ट वो वाला पैसा होता है जो हमारे जेब से जाएगा ही जाएगा। फिक्स कॉस्ट वो वाला पैसा होता है जो हमारे जेब से जाएगा ही जाएगा। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आपके लिए कौन सा पॉइंट बन जाता है? ये आपके लिए शट डाउन पॉइंट बन जाता है। डन? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। फॉर्मूला नंबर 14। फॉर्मूला नंबर 14 आपको कहता है बेटा मेक एंड बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन। तो बेटा मेक और बाय डिसीजन क्या कहता है? मेक एंड बाय डिसीजन कहता है इफ the variable cost, if the variable cost of production is more than if the variable cost of production is more than the purchase cost of product, then it is better to purchase rather than प्रोड्यूस। ये क्या कह रहा है बेटा? ये आपको कह रहा है कि इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको क्या कह रहा है कि इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन द परचेज कॉस्ट, मतलब उसको खरीदने की कॉस्ट से ज्यादा हो, then it is better to purchase rather than produce। मतलब उस सिचुएशन में क्या बेटर होगा? उस सिचुएशन में परचेज करना ज्यादा बेटर होगा rather than produce। That is called make and buy decision। अगर मैं कहता हूं कि साहब किसी प्रोडक्ट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कर दिया, लगेगी ही लगेगी, चाहे प्रोडक्शन करो ना करो, कम करो ज्यादा करो, फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। आप डिसीजन
डिसीजन देख रहे हो बनाया जाए या खरीदा जाए, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है परचेज कॉस्ट से, तो ये बेटर है कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले खरीदने के बनाने के बजाय। इज इट क्लियर? डन। पॉइंट नंबर 14 क्लियर है सभी को? सर इसमें वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों देख रहे हो? सिंपल अगर बेटा फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो सर, कहता लेकिन हूं अगर अपना नहीं बनाए, चलो आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या फिक्स कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? वो तो लगती रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो लगती रहेगी लगेगी। सर। तो आपके डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट किसी काम की है क्या? नहीं सर। भाई नहीं। आज एक चीज सोचिए, मैं वापस से एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको ये बात। मान लीजिए मेरी दुकान का किराया है 50,000 रुपए। अब आप वो तो लगेगा ही लगेगा, उसका तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैंने कहा कि मेरा प्रोडक्शन तो चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आती है 10 रुपए, ठीक है। आज अगर मैं इस मार्कर को बनाना चाहता हूं तो मेरी जेब से 10 रुपए अब लगेंगे। वो 50,000 जो लगने थे लग गए या लगते रहेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाता हूं, ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाता हूं, एक सेकंड बेटा, अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाता हूं तो इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए लगते हैं? 10 रुपए। एक सप्लायर आया मेरे पास, उसने कहा मैं आपको 9 रुपए में बना बनाया प्रोडक्ट दे दूंगा। तो एक चीज सोचिए, जहां 50,000 रुपए खर्च करने के बाद भी मेरे 10 रुपए इस प्रोडक्ट को बनाने के लगेंगे, मतलब एक मार्कर बनाना चाहता हूं तो जेब से 10 रुपए जाएंगे। मैं बनाने के बजाय उस सप्लायर को कहूंगा भैया मार्कर लाके दे दे, कितने रुपए में मिल जाएगा? 9 रुपए में। तो क्या मेरे डिसीजन में फिक्स कॉस्ट का कोई रोल आया क्या? फिक्स कॉस्ट का कोई रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। फिक्स कॉस्ट का अभी कोई रोल नहीं है। क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, केवल उसी का रोल है। डन? यस सर। ओके, चलिए आगे चलते बेटा। इसीलिए ये जो मैं आपको रूल लिखवा रहा हूं ना, दैट आर ऑलरेडी टेस्टेड रूल्स, ठीक है। जो रूल सेट रूल्स है वो रूल मैं आपको रूल में लिखवा रहा हूं, क्योंकि बाद में जब हम किसी क्वेश्चन में समझ लेंगे तो भी हमें यही बात एज ए क्रक्स लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको पहले से ही लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये बात मैं इसलिए आपको एक साथ लिखवा रहा हूं कि हमें हर क्वेश्चन के बाद ना लिखनी पड़े, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें पहले से ही लिखवा के चल रहा हूं। ओके, वरना हमें हर क्वेश्चन के बाद कोई इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। पॉइंट नंबर 15, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बेटा सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? ध्यान से समझिए कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है व्हेन ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन will be outsourced, जब प्रोडक्शन का एक पार्ट क्या कर दिया जाए? आउटसोर्स कर दिया जाए। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे जैसे मान लो बेटा, मैं ये मार्कर बना रहा हूं, इस मार्कर में ये निब वाला जो पोर्शन है
ये वाला मैं नहीं बना सकता साहब, या मैं बनाना नहीं चाहता, या खुद बनाता हूं तो कॉस्ट ज्यादा आती है और कोई और बनाता है या वो मुझे सस्ता ही दे रहा है। तो जब किसी पूरे प्रोडक्शन का कोई पार्ट या फिर 4 प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट आप किसी आउटसाइडर को आउटसोर्स कर देते हैं कि भैया आप हमें बना के दे दीजिए और एक फिक्स्ड प्राइस ले लीजिए, तो वो क्या कहलाता है? वो आउटसोर्स करना कहलाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। क्लियर? तो उस पार्ट को, उस एरिया को आउटसोर्स कर देना क्या कहलाता है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। याद रह जाएगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब। ये पॉइंट कई जगह अलग अलग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या आपको याद रह जाएगा? यस सर। यस सर, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16। वैसे तो हम इसे बड़ा डिटेल से समझेंगे, सॉरी, वैसे तो हम इसे बेटा बड़ा डिटेल से समझेंगे, फिर भी केवल डेफिनेशन पर्पज के लिए तो देख लीजिए कि व्हाट इज रिलेवेंट कॉस्ट। तो आप इतना कह सकते हैं द कॉस्ट which is part of decision making process known as relevant cost। बेटा वो वाली कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग करते वक्त काम आएगी, ध्यान से सुनना, वो वाली कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग करते वक्त काम आएगी, वो कॉस्ट कौन सी कहलाती है? रिलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? वो वाली कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग करते वक्त काम आएगी, वो कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके सर, कैसे पता चलेगा? बेटा एक बात सुनना, मान लो मुझे 2 जगह जाके क्लास लेनी है। एक क्लास मुझे लेनी है बेटा ICMI, मतलब हमारा इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक क्लास मुझे लेनी है ICI, मतलब CA इंस्टीट्यूट। अगर अपने कोचिंग से मैं इन दोनों जगह जाऊं तो मुझे जाने में बराबर टाइम लगने वाला है, ठीक है। मुझे जाने में बराबर टाइम लगने वाला है, दोनों आगे पीछे ही है, ठीक है साहब। मुझे यहां भी एक क्लास लेनी है और मुझे यहां भी एक क्लास लेनी है साहब। मुझे यहां भी SCM की क्लास लेनी है और मुझे यहां भी SCM की क्लास लेनी है। दोनों का टाइम 10 to 11, ये भी मुझे टाइम दे रहे हैं 10 to 11। अब मैंने देखा कि दोनों जगह जाके आने में मेरा पेट्रोल कितने रुपए का लगता है, तो बोले यहां पे पेट्रोल लगता है बेटा 100 रुपए का और यहां भी पेट्रोल लगता है 100 रुपए का, क्योंकि दोनों बराबर में ही है। चलिए साहब, फिर मैंने कहा कि साहब क्लास के लिए यहां मुझे मिलेंगे 500 रुपीज, यहां मुझे मिलेंगे 600 रुपीज। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है।
या दोनों ही रिलेवेंट है या दोनों ही इररिलेवेंट है। मुझे डिसीजन लेना है कि साहब मुझे क्लास कहां जाके लेनी है, क्या मुझे क्लास ICMAI में लेनी है या मुझे क्लास ICAI में लेनी है, साहब मुझे कहां क्लास लेनी है, बता सकते हैं? 600 वाली रेलेवेंट है। आप ये कह रहे हैं साहब क्लास का जो पैसा मिलने वाला है, क्लास की मुझे जो फीस मिलने वाली है, ये क्लास की फीस तो मेरे लिए रेलिवेंट है, और ये जो पेट्रोल लग रहा है क्या ये इररेलेवेंट है? क्या ये जो 100 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, सर अगर ये चेंज होता, मतलब दोनों में अलग अलग होता ना, तो रिलेवेंट होता। अगर ये दोनों में अलग अलग होता तो रिलेवेंट होता। देखो इससे एक बात समझ में आती है कि हर लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट नहीं होती, हर वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट नहीं होती। ये डिसीजन आपका दोनों जगह लग रहा है, ठीक है भैया। पेट्रोल, अब आप कहेंगे कि पेट्रोल से तो फर्क ही नहीं पड़ता भैया कि मैं कहां पे जाऊं, अगर मैं ICMAI में जाता हूं तो भी 100 रुपए का लगता है, मैं ICAI में जाता हूं तो भी 100 रुपए का लगता है। तो क्या पेट्रोल के बारे में सोच के मैं अपने डिसीजन पे कोई इंपैक्ट डाल पाऊंगा क्या? मैं अपने डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाऊंगा। मतलब इस डिसीजन के लिए ये पेट्रोल कौन सी कॉस्ट है? पेट्रोल इररिलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि ये आपके डिसीजन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। क्लियर? ओके एवरीवन? यस सर। बिल्कुल ठीक बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है हटा दो इसको। पॉइंट नंबर 17 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 17, इररेलेवेंट कॉस्ट। पॉइंट नंबर 17, इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट आपको क्या कहता है? द कॉस्ट which doesn't affect the decision making process is known as irrelevant cost। तो बोले वो वाली कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इररेलेवेंट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करती है, वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? वो इररेलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18 क्या कहलाता है बेटा? संक कॉस्ट। ये क्या होती है? क्या कोई मुझे बता सकता है इस कॉस्ट के बारे में कि व्हाट इज संक कॉस्ट? क्या कभी किसी ने इसके बारे में कुछ सुना है? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और इलेबरेट कर सकते हो क्या बेटा? सर इससे भी डिसीजन मेकिंग सर जो कॉस्ट लग चुकी है ऑलरेडी। जो कॉस्ट लग चुकी है, मतलब अब उसका आपके डिसीजन मेकिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भैया। अब आप काम करते हैं तो भी वो कॉस्ट लग चुकी है, अब आप काम नहीं करते तो भी वो कॉस्ट लग चुकी है। ना तो आपके काम करने से दोबारा लगेगी, ना आपके काम नहीं करने से आपको वापस मिल जाएगी। तो हम कहते हैं कि संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट इज ए पास्ट कॉस्ट। इसको ऐसे लिखा जाता है, sunk cost is a past cost।
इसीलिए आप लोग इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह देते हैं। sunk cost is a past cost or historical cost which is always irrelevant in डिसीजन मेकिंग। बोले संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है बेटा जो कि डिसीजन मेकिंग में हमेशा इररिलेवेंट होगी, कभी रिलेवेंट होती ही नहीं है। क्लियर? संक कॉस्ट हमेशा। अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल के बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल के बता रहा हूं, बोल के बताना क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हम कहते हैं ऑल संक कॉस्ट आर इररिलेवेंट, ऑल संक कॉस्ट आर इररिलेवेंट बट ऑल इररिलेवेंट कॉस्ट आर नॉट संक। ये कहता है कि ऑल संक कॉस्ट आर इररिलेवेंट बट ऑल इररिलेवेंट कॉस्ट आर नॉट संक। क्या ये डिसीजन, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर ट्रू। सही है। सही है सर। सही है। ये आपकी एग्जाम के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा? ये कहता है सारी संक कॉस्ट इररिलेवेंट होती है। बिल्कुल। अगर संक कॉस्ट है मतलब पास्ट कॉस्ट है, वो डिसीजन मेकिंग में किसी काम नहीं आएगी। इसका मतलब वो डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा क्या रहेगी? इररिलेवेंट रहेगी। लेकिन क्या इररिलेवेंट कॉस्ट संक कॉस्ट तो ये जरूरी है क्या? मतलब जैसे अभी अभी पेट्रोल के 100 रुपए लग रहे थे, वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट थे, लेकिन क्या वो संक कॉस्ट थी? नहीं, वो पैसा तो अभी लगने वाला है लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इररिलेवेंट कॉस्ट है वो संक कॉस्ट हो, लेकिन संक कॉस्ट है वो हमेशा इररिलेवेंट कॉस्ट होगी। डन? हाँ जी, यहां तक सभी को ओके है? यस सर। आई थिंक इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बस दो छोटे छोटे पॉइंट और लिखने हैं, दो छोटे से पॉइंट और लिखने हैं, ठीक है? देखिए सर, 3 वर्ड लिखे मैंने, तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, ठीक है? पहली चीज की फैक्टर, पहली चीज की फैक्टर, दूसरा लिमिटिंग फैक्टर, तीसरा शॉर्ट सप्लाई। मैंने कहा बेटा कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मेरा की फैक्टर, मतलब की फैक्टर मतलब उसी से काम चल रहा है वो, लेकिन उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, या वो प्रोडक्ट शॉर्ट सप्लाई में, या वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितना मेरे पास है उतना ही है साहब, इसीलिए हम उसे कह रहे हैं की फैक्टर। मतलब
उस माल की अवेलेबिलिटी मेरी रिक्वायरमेंट से कम है। ठीक है, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, क्वेश्चन में की फैक्टर लिखा हुआ हो तो भी मतलब वही है, क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर लिखा हुआ हो तो भी मतलब वही है, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए शॉर्ट सप्लाई तो भी मतलब वही है। इस केस में क्या करना है, तो बोले इन दिस केस द प्रोडक्शन लेवल will be decided, the production level will be decided on the basis of, the production level will be decided on the basis of availability of such key factor, limiting factor या फिर शॉर्ट सप्लाई। क्लियर है? हाँ जी, तो हमने कहा कि साहब एक बाहर की लाइट तो बाहर वाला गेट को ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन? हाँ जी, तो ये कहता है कि इन द केस द प्रोडक्शन लेवल विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सच की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर और शॉर्ट सप्लाई। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है सर, तो आपको जब भी प्रोडक्शन लेवल निकालना हो, जिस क्वेश्चन में की फैक्टर दिया हो तो की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। इसके लिए वैसे तो हम इसको क्वेश्चन में डिटेल से समझेंगे, फिर भी आप यहां लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग इज प्रिपेयर्ड। तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. डन। पॉइंट नंबर 20 लिख लीजिए, इफ देयर इज more than one key factor, मतलब अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा की फैक्टर गिवन हो, इफ more than one key factor given in question, then the more, इसके लिए लिख लीजिए आप द bottleneck key factor will be used for decision making। और समझिए, this will be studied in
थ्रूपुट कॉस्टिंग। ठीक है साहब, सुन लीजिए मेरी बात। ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा की फैक्टर हो, अगर एक से ज्यादा की फैक्टर हो तो बॉटलनेक की फैक्टर, बॉटलनेक का मतलब जो ज्यादा लिमिटेड होगा उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। अब ये चीज हमें डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्ट वाले चैप्टर में नहीं पढ़नी है, ये चीज हम पढ़ेंगे थ्रूपुट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। थ्रूपुट कॉस्टिंग हमें बताता ही क्या है? थ्रूपुट कॉस्टिंग पहले तो हमें बताता है बॉटलनेक एक्टिविटी डिसाइड करना, और बॉटलनेक एक्टिविटी के बाद वो आपको बताता है कि साहब उस बॉटलनेक की फैक्टर के हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे। तो ये वाली बात हमें कहाँ पे पढ़नी है? ये वाली बात हमें पढ़नी है साहब कौन से वाले चैप्टर में? थ्रूपुट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। एक चैप्टर है हमारा पूरा जिसे हम कहते हैं थ्रूपुट कॉस्टिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स थे बेटा, चाहे आप इन्हें फॉर्मूला कह दीजिए, चाहे शुरू में हमने कुछ फॉर्मूलाज लिखे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे। ये सारे नोट्स मैंने आपको 1 बाय 1 एक जगह इसलिए लिखा दिए कि ये हमें हर क्वेश्चन के बाद में पता चलते। जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते तो वहां पे हमें इनके बारे में पता चलता, इसलिए मैंने ये सारे नोट्स आपको एक साथ ही बता दिए। ठीक है, अब ये सारे आपके पास एक साथ एज ए नोट्स अवेलेबल है। आप जब भी अपने एग्जाम हो आप इन्हें एक सिंपल रीडिंग के साथ पढ़ के जा सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस में काम आने वाली। डन। एक जगह कोई नोट्स और लिखने हैं, एक सेकंड बेटा। हेलो, डन। तो एक बार फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। बेटा एक छोटी सी बात और लिख लीजिए जो शायद हमने लिखी नहीं है बट आपको आती बहुत अच्छे से है। हमने लिखी नहीं है बट वो आपको आती बहुत अच्छे से है। 21 हमारे पॉइंट्स के नंबर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। 21 दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट शीट। मार्जिनल कॉस्ट शीट आपको आती सभी को बनानी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट शीट में? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? ये आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप माइनस कर देते हैं बेटा फिक्स कॉस्ट, तो ये आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए तो सारी चीजों को फटाफट से एक बार समराइज कर दीजिए। कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे बेटा। कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। एक बार फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज कर दीजिए। सबसे पहले हमने कहा बेटा मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट। याद कराइए। वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है साहब। मिनिमम सेलिंग प्राइस हमारी होनी चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट Fixed cost divided by contribution per unit. डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर वैल्यू में निकालना हो तो Divided by PV ratio. डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? Contribution divided by sales. Very good. अगर पीवी रेशियो
आपको डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन ना दिया हुआ हो और अगर दो अलग अलग पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो आप पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? Change in profit upon change in sales into चेंज 100. इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, उससे आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगा। ठीक है साहब, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने तक का काम। इसके बाद आता है अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना हो तो डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, कितनी सेल करनी पड़ेगी? फॉर्मूला क्या होता है अगर यूनिट्स में निकालनी हो तो? Fixed cost plus desired profit divided by contribution per प्लस unit. डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर आपको वैल्यू में चाहिए तो। अब बात आती है कि कोई पर्सन कब सेफ होता है, जब उसे नुकसान नहीं होने वाला हो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन मैं कहता हूं कि साहब वो कितना सेफ है, उसकी सेफ्टी का मार्जिन कितना है? तो हमने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, बोले आपकी एक्चुअल सेल आपकी ब्रेक इवन सेल से जितनी भी ज्यादा है उतना ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। अगर यूनिट में दी हुई है तो आंसर यूनिट में आएगा, अगर वैल्यू में दिया हुआ है तो आंसर वैल्यू में आएगा। क्लियर? ओके। अब बात Yes, sir. आती है बेटा कि किसी भी पर्सन का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। मतलब प्रॉफिट हमेशा किससे आता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में दिया हुआ है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में दिया हुआ है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी PV रेशियो, ratio. अगर वैल्यू में दिया हुआ है तो। डन। इससे आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था साहब इंडिफरेंस पॉइंट का। इंडिफरेंस पॉइंट क्या कहता है कि जब आपके पास किसी काम को करने के दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो क्या कोई ऐसा पॉइंट भी है क्या जब दोनों ऑप्शन से होने वाली कॉस्ट सेम आ जाए? तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इज इट ओके? ठीक है साहब। आगे हमने बोला शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट आपको क्या कहता है? शट डाउन पॉइंट आपको कहता है कि साहब कब एक आदमी को अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तो मैंने कहा बिजनेस बंद करके वो अपनी जितनी फिक्स कॉस्ट बचा सकता है, अगर उसका टोटल कंट्रीब्यूशन उससे भी कम आता है तो उसे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। इसलिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बना अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला बना अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। जितनी फिक्स कॉस्ट बचाई जा सकती है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जो लेवल आता है वो लेवल कहलाता है शट डाउन पॉइंट। ओके साहब, इज इट वेरी मच क्लियर? Yes, sir. ओके। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट नोट्स हमने लिखे हैं। मार्जिनल कॉस्ट शीट हमने लिखी है। मार्जिनल कॉस्ट शीट मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि सेल्स से रिलेटेड है माइनस फिक्स कॉस्ट। बेटा एक बात समझिए, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में केवल और केवल एक ही डिफरेंस है। देखिए यहां पे हम पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट को एक साथ माइनस कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट को अगले साल क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके नहीं लेके जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट जुड़ी हुई होती है।
लेकिन जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालते हो तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का, कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट का भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब जो नॉर्मल कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, क्योंकि उसके क्लोजिंग स्टॉक में कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट का भी जुड़ा हुआ होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पूरी फिक्स कॉस्ट को करंट ईयर में ही माइनस कर देते हैं, उसका कोई भी हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ नहीं होता है। डन। वैसे ये बात हमारे पास क्वेश्चन आएगा पूरा, Okay, प्रैक्टिकली sir. समझ लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी 11 o'clock मैम की क्लास है। ठीक है, अभी 11 o'clock आपकी आफ्टर 10 मिनट्स आपकी मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको लिंक छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसी आईडी पे मैम की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 10 मिनट्स आपके पास फ्री है, आप एज ए ब्रेक आपके पास अवेलेबल है। ओके, 11 o'clock मैम की क्लास होगी। डन। ओके सर, ओके, Okay, sir. चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर।